मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि रीट के अंदर सिलेबस है ना, रीट का सिलेबस आपको पता है किसका? एसएसटी का। एसएसटी सेकंड लेवल रीट के अंदर है, उसका हम नोट्स कहाँ से बनाए? जो हमारा सिलेबस है, तो नोट्स हमको बनाने हैं एनसीईआरटी और आरबीएसई के बेस। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। यही देखो, पहला ही टॉपिक जो राजस्थान या भारत जो हमारा है ना, विश्व का भूगोल, वहाँ से हमारा टॉपिक है, तो वहाँ से हम पढ़ेंगे। पृथ्वी का स्वरूप हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा है गतियाँ और क्या है पता है आपको? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। पृथ्वी की गतियाँ है ना, वो टॉपिक है। तो उसके में से ये ना, ये सारणी से आपका 100% प्रश्न आएगा। तो यहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं, किसके? रीट के नोट्स बनाने, और आरबीएसई और एनसीईआरटी के ही नोट्स बनाने हैं आपको, इसके अलावा कोई नोट्स नहीं बनाने। ये देख सकते हो, ये जो है ना, पृथ्वी की स्थिति जो है कब होती है, शरद विषुव कब होता है, ग्रीष्म संक्रांति कब होती है, शीत संक्रांति कब होती है, बसंत विषुव कब होता है, पृथ्वी की स्थितियाँ ये आप आराम से देख सकते हो। तो नोट्स यहाँ से बनाना। ये बुक है, ये जो है ना 11 क्लास है, 11 क्लास की भूगोल है। ये देखो, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं कैसी होती है मैं अभी आपको बता दूं। ये है अक्षांश रेखाएं, या है ना पूर्व से पश्चिम कह दो, या पूर्व पश्चिम से पूर्व कह दो, या पूर्व से पश्चिम। ये पूर्व दिशा इधर से खींची हुई, ये क्या होती है? अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये देखो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है देशांतर रेखाएं। और इन दोनों रेखाओं को जो मिलती है ना, जैसे कि ये देशांतर और ये अक्षांश, तो इसे क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं, और इसे कहते हैं भूजाल। हिंदी में कहते हैं भूजाल, इंग्लिश में कहते हैं ग्रिड। तो याद रखना इन सबको, ये जो शब्दावली है ना, ये आरबीएस या एनसीईआरटी में ही मिलेगी। और ये देखो, ये सारणी बिल्कुल यहाँ से नोट्स बनाना आप, नहीं तो यहाँ से प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। अक्षांश और ये देशांतर रेखाएं। अब इसके मैं जो आरबीएसई के अकॉर्डिंग जो अब शब्द वाली बुक है, एमसीक्यू है ना, वो करवा दूँ, और आपको नोट्स यहाँ से बनाने हैं। और ये जो है ना, नॉर्थ अमेरिकन टाइम जोन है, यहाँ से समय तिथि रेखा है, वो है, वो भी आएगी आपके एग्जाम में, क्योंकि प्रश्न आएगा। अक्षांश देशांतर रेखा ही दिया हुआ, तो यहाँ से प्रश्न आएगा। और ये है, ये देख सकते हो, ये तिथि रेखा जा रही है जो अमेरिका के अंदर से जाती है, ये पूरी देख सकते हो। ये ऑस्ट्रेलिया इस तरफ रह जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का समय का समीकरण, ये देख सकते हो आप। तो ये कहाँ मिलेगी? लाइनर है एनसीईआरटी बुक से, मैंने जो कुछ प्रश्न करवा रही हूँ आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिस देशांतर रेखा के पास से गुजरती है वो कौन सी है? 180 देशांतर, अभी हमने मैप से पढ़ा है। सारे देश की घड़ियाँ जिस मान्य समय के अनुसार चलती है उस समय को कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? प्रामाणिक समय कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? प्रामाणिक समय। सबसे अधिक समय कटिबंध किस देश से है? किस देश में है? तो ये रूस में है। कहाँ है? रूस में है। विषुव है ना, उससे क्या तात्पर्य है? यानी कि तो ये है सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना। जो सूर्य होता है ना, भूमध्य रेखा कहाँ है? 0 डिग्री देशांतर है, और सूर्य का सीधा उस पर चमकना क्या कहलाता है? विषुव कहलाता है। और समस्त समय कटिबंधों पर समय गणना होती है तो 0 मध्यम रेखा, यानी कि डोल ड्रम कहते हैं उसे, शांत पेटी भी कहते हैं, और 0 देशांतर भी कहते हैं, और भूमध्य रेखा भी कहते हैं ऐसे। और फिर तिलक पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितने डिग्री पर है? तो इसका झुकाव है ना 23 डिग्री, 1/23.5, 23 से 1/2 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री है। पृथ्वी पर घूर्णन की गति सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सूर्य एवं पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी क्या कहलाती है? जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से दूर पर होती है ना, तो क्या कहते हैं? अपसौर। अप यानी दूर, उप यानी नज़दीक होता है। कहते हैं ना उपनिषद कहते हैं, उपनयन संस्कार भी कहते हैं। आपको पता है उपनयन संस्कार होता है जो हम इतिहास पढ़ते हैं। उप यानी नज़दीक बैठना, तो उसको ट्रिक लगा के याद करना। अपसौर और उपसौर कब होता है, और उनकी तारीखों को भी याद रखना। जब मैं नोट्स बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, तब डेट वगैरह सब दे दूंगी। शायद मैंने पढ़ाया हुआ भी है, शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है 1-2 मिनट का, इसके साथ अभी शायद मैच भी कर लूँगी। परिक्रमण की गति क्या होती है? पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिक्रमण। परिक्रमण की गति 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? प्रति सेकंड में। कुछ देशांतरों की संख्या, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है। अब इतने बड़े हम प्रश्न नहीं करेंगे, अब सीरीज नोट्स भी बनाएंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आप आर एस मैन का दे रहे हो तो ये एमसीक्यू भी कर सकते हो। आर एस परी भी आ रही है तो आर एस मैन भी होगा।
ये देखो 30 देशांतर रेखा, और ये 180 डिग्री देख सकते हो आप, यहाँ से गुजरती है, ये है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ भी होगी 180, ये रही। कल अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का कहीं एक इंटरव्यू था, तो मैंने देखा कह रहे थे 80,000 को बुलाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हम विभाग को पूछेंगे कि आपको 1.5 गुना अभ्यर्थी चाहिए, या आपको 2 गुना अभ्यर्थी चाहिए, या 3 गुना चाहिए, आप बताएं, हम उतनी लिस्ट जारी कर देंगे। 3 गुना में तो 1.5 लाख होते हैं, 2 गुना के अंदर 1,10,000 के लगभग होते हैं, और 1.5 गुना के अंदर होते हैं आपके 80,000। तो यह मान के चलो कि आपके 80,000 बच्चों से लेकर के, जो आपका 80,000 से लेकर के 1.5 लाख प्लस बच्चों का एक बार फाइनल रिजल्ट जारी किया जा सकता, वेटिंग आएगी। अब एक और बात बता दूं, जब 4th ग्रेड का रिजल्ट आएगा, 4th ग्रेड के रिजल्ट की बात करें, ये पटवार के रिजल्ट के बाद आएगा, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का खुद का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। हाईकोर्ट 4th ग्रेड, वाह भाई वाह, क्या बात है। वीडियो के रिजल्ट के बाद में आपका 4th ग्रेड का रिजल्ट आएगा। उससे पहले एक और भर्ती है आपके हाईकोर्ट के अंदर 4th ग्रेड की, इसमें भी अच्छी खासी सीट है, लगभग 6,000 मान के चलो, इसमें भी 6,000 सीट है, 4 और 1 5,000 सीट ये हो गई। कांस्टेबल की 10,000 सीट हो गई, सारे बच्चे पढ़ने वाले सिलेक्ट हो रहे हैं, आपके 6,000 यहां भी चले जाएंगे। 54,000 4th ग्रेड के हैं, तो 54,000 में आप जोड़ दीजिए ना 20,000 और, मतलब 75,000 बच्चों की नौकरी लग रही है। 70 से 80,000 बच्चों की नौकरी लग रही है। तो 4th ग्रेड में सिलेक्शन बहुत कम, जो बहुत कम कट ऑफ पे होगा। मैं फिर से कह रहा हूं बहुत कम, मतलब जिसने 90-95 अटेम्प्ट किए हैं, समझदारी से काम लेते हुए 15 एक गलत भी हो गए, 25 क्वेश्चन में 5 का गोला भर दिया, ऐसे समझदार बच्चे जिन्होंने भले ही थोड़ा पढ़ा हो, कुछ महीने ऐप में पढ़ करके लास्ट में यूट्यूब पे बढ़िया रिवीजन किया हो, मेरी बात मानते हुए हमेशा पढ़ो और आगे की तैयारी शुरू कर दो। एक वर्ग वो होता है जिन बच्चों का क्या है कि अभी सर हो सकता है पेपर ठीक नहीं हुआ हो, कुछ एक बच्चे हो सकते हैं